सभी को प्रणाम। रंग रभस के इस पटल पर सुशोभित विलक्षण प्रतिभाओं से समृद्ध मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं आभा भारती हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ। इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े तमाम आदरणीय श्रोतागण एवं दर्शकगणों को मैं सादर प्रणाम और सबका स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम विशेषता से ओतप्रोत है। विशेष मंच, विशेष कलाकार, विशेष मेहमान और साथ ही आप सभी आदरणीय श्रोतागण एवं दर्शकगण विशेष। मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यह विशेष क्षण जो हम सभी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं वह ऐसे महान कलाकार संजू दास जी को समर्पित है जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच, विलक्षण प्रतिभा, दूरदृष्टि और अपनी सिद्धहस्त शैली से अपनी कीर्ति को सुशोभित किया है। आपके कला संसार के पुष्प सुरभित और पल्लवित होकर के न केवल बिहार बल्कि बिहार की सीमाओं को लांघकर देश विदेश में आच्छादित हो रही हैं। आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आप ही आप हैं। आप ही आप हैं, चर्चा में हर ओर। अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, संगीत हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे मां, हे शारदे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों की औपचारिक परिचय से करते हैं। आप सभी के समक्ष मैं उनका परिचय देती हूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान श्रीमती उषा किरण खान जी हैं, जो एक ख्यातिलब्ध साहित्यकार एवं कहानीकार हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी, भारत भारती और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा भी गया है। आपका हार्दिक स्वागत है उषा किरण खान जी। जी नमस्कार, स्वागत है मैम। दूसरे मेहमान हैं श्री मानवर्धन कंठ, जो एक ख्यातिलब्ध चर्चित गायक, गीतकार एवं कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं और उन्होंने कई विशेष समाचार पत्रों में काम किया है और इन दिनों विज्ञान से जुड़े विषयों को लेकर के टेलीविजन के माध्यम से इनकी सक्रियता भी देखी जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है आपका इस मंच पे। जी आखिरी और विशेष मेहमान राखी देवी जी हैं, जो पटना आर्ट कॉलेज में छापा कला की प्रोफेसर हैं और चर्चित कलाकार हैं, जिन्होंने मिथिला कला की गोदना कला एवं राजा सलहेस पर इन्होंने शोध कार्य भी किया है। आपका हार्दिक अभिनंदन राखी देवी जी। जी प्रणाम। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत पुनः। संजू दास जी के कृतित्व पर परिचर्चा करने से पहले मैं आग्रह करूंगी इनकी कलाकृतियों को हम अपने प्रिय दर्शकों के समक्ष रख सकें। उनकी कृतियां प्लीज स्लाइड्स के थ्रू आप दिखाइए। बिहार की चर्चित चित्रकार, जिनकी कलाकृतियां देश विदेश के लब्ध प्रतिष्ठित संग्रहालयों एवं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में न सिर्फ संग्रहित हैं बल्कि अनूठी रचनात्मकता की इंद्रधनुषी आभा बिखेर रही हैं।
संजू दास हमारे समय की वो चितेरी हैं जिनके चित्रों में स्त्री जीवन की विविध छवियां, लोक जीवन की, चटक रंगों की, लोक रंगों का उत्सव है उनके चित्रों में। और क्योंकि स्त्री चित्रकार जब लोक जीवन को छूती है तो उसको अपने समय का समाज, अपने समय के सरोकार, अपने समय की समस्याएं, स्त्री जीवन की बहुत सारी जो विडंबनाएं हैं वो सब छूती हैं। तो संजू दास अपने चित्रों में लोक जीवन को उठाती है। चूंकि मिथिलांचल से हैं तो वहाँ के मिथिला के विविध रंग, मिथिला का लोक जीवन, उसको आधुनिकता के साथ मिला के एक अलग तरह का चित्र संसार वो सिरजती हैं। हम ये कह सकते हैं कि संजू दास का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, एक अपना क्राफ्ट है चित्रों का। क्योंकि उनके चित्रों में वो रहती महानगर में है लेकिन उनकी अपनी ग्रामीण दुनिया नहीं छूटी है और वो लोक जीवन नहीं छूटा है। वो सब साथ में, वो उनकी जो रेखाएं हैं, जो उनकी आकृतियां हैं, जो उनके विषय हैं, वो सब उसी लोक जीवन से उठाती हैं। इसके लिए वो बार बार स्मृतियों के सहारे अपने लोक में लौटती हैं और वहां से रूपाकृतियां और रंग लेकर लौटती हैं। वो सामाजिक समस्याओं को भी उठाती है। इसमें ढेर सारी सामाजिक समस्याएं आपको मिलेंगी। तो ये ऐसे चित्र हैं जो एक अपने समय की गवाही देते हैं और एक तरह से समाज का स्टेटमेंट है। इसके चित्र एक बयान है और अपने समय की गवाही देते हैं। नमस्कार, मैं संजू दास। बिहार में दरभंगा जिले का एक गांव है कमरौली, जहां मेरा जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा और लालन पालन मेरा उसी गांव के माहौल में हुआ। आम का बगीचा, हैंडपंप, नदी, तालाब, गांव में हरे भरे खेत और उसमें दिन भर बच्चों का खेलना जैसे मेरे मन में बस से गए। जब मैं बड़ी हुई तो संजोग ऐसा देखिए, मेरी शादी भी एक आधुनिक कलाकार से हुई और गांव के बाद मैंने शहर की दुनिया भी देखी। कला के दुनिया के लिए मैं एक स्वप्रशिक्षित कलाकार हूँ। मिथिला की बेटी होने के नाते तो मैं कलाकार बचपन से थी, लेकिन आधुनिक कला में मेरे कला गुरु मेरे पति हैं और दोस्त भी हैं। घूमने दास के चित्रों में एक बात और है कि वो स्त्री को, जो हमारी कंटेम्प्रेरी स्त्री है, जो एक बदलती हुई स्त्री है और ऐसे में ये कहीं न कहीं एक आशा की किरण उनकी कला जगाती है। साहित्य भी पढ़ती हूँ, खासकर कविताएं मुझे बेहद पसंद है। इसी कलाकारों में फ्रिडा कालो, पॉल गोगवा और पिकासो से भी बड़ी बात ये हुई कि जब मेरे अपने शहर पटना में बिहार सरकार द्वारा बिहार कला दिवस पे आयोजित बिहार का सबसे बड़ा सम्मान, वरिष्ठ महिला कलाकार का सम्मान मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे साथ मेरे सास ससुर भी उस सम्मान समारोह में गए, तो और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित हुई। इस वीडियो को देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनकी कला का आयाम बहुत ही विस्तृत है। कहते हैं everyone is born with creativity, but those people who appear to be super creative
have a secret, who know how to develop and exercise it. It is proved. तो आइए अपने सवालों को का क्रम हम बढ़ाते हैं और इस बीच में रिक्वेस्ट करूंगी सभी श्रोतागणों से कि आप मंच पे उपस्थित सभी मेहमानों से या संजू दास जी से भी अगर सीधा संवाद कर सकें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस प्रश्नों का जवाब आप सभी से लूं। तो पहला सवाल मैं जिज्ञासा रूप से जो उभरी है वो मैं उषा जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि उषा जी, समाज में स्त्रियों की बदलती भूमिका संजू जी की पेंटिंग में आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस कला के कार्यक्रम में आपने मुझे जोड़ा। मैं साहित्यकार हूँ और जो मेरी किताबें छपती हैं उसके लिए, उसके कवर के लिए, उसके अंदर के लिए सदा मुझे चित्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही बात जैसा संजू ने स्वयं कहा कि मिथिला की बेटी हूँ तो कलम पकड़ना और कूची पकड़ना आ ही जाता है। वो उसने चित्र की दृष्टि से कहा और मैं अपने लिखने की दृष्टि से कह रही हूँ कि मिथिला की बेटी हूँ और अगर मैंने लिखने के लिए कलम उठाया, हालांकि मिथिला में चित्रकारी को लिखना ही कहते हैं, लिखिया, चित्र बनाने को लिखिया कहा जाता है जी। तो और मैं अक्षर से लिखिया करती हूँ और ये लोग रंग से करती हैं, ये अंतर है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि लेखन जहाँ समाप्त हो जाता है, चित्रकारिता वहाँ से शुरू होती है। ऐसे भी मैं मानती हूँ, स्त्रियों की बदलती भूमिका की चर्चा मैं करना चाहूँगी कि स्त्रियाँ मिथिला में बहुत पढ़ती लिखती थी पहले मतलब हजारों साल तक, मगर हजारों साल से पढ़ाई लिखाई बंद होके असुरियम पश्या बन गई और निरक्षर भी बन गई। तो जब स्त्रियां निरक्षर हो गई, अक्षर भूल गई, इसको कहते हैं वो मतलब वर्णमाला भूल गई लिखना, उस वक्त लेकिन स्त्रियां कभी हार नहीं मान रही थी और उन्होंने वर्णमाला के स्थान पर कूची पकड़ ली। वो लिखिया क्यों उसका नाम है? इसीलिए कि उन्होंने वर्णमाला नहीं लिखा तो सारी की सारी प्रकृति को, अपनी भावनाओं को, अपनी जीवन पद्धति को फेर दिया दीवार पर पहले और बाद में अपने कागज पर उकेरते हैं। पहले तो दीवार पे, धरती पे वो लिखा। तो स्त्रियों की पहली बदलती भूमिका तो ये है, जिसकी एक तरह से वारिस हैं संजू दास। संजू दास आधुनिक स्त्री हैं, आधुनिक लड़की हैं, हमारे सामने हमारी बेटी की तरह हैं। तो ये उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली और कूची ही पकड़ा। उन्होंने कहा कि वो कविता भी पढ़ती, जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चित्रकार आधुनिक जो होगा वो बिना साहित्य पढ़े नहीं होगा। अगर हम उनको कोई चित्र बनाने देंगे तो मेरे साहित्य को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उस पर चित्र बनाएंगे। तो ये रुचि तो उनमें जागृत रहना ही चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भूमिका जहाँ समाप्त होती है वहाँ संजू दास की भूमिका शुरू होती है। और उसमें जिस तरह के, जिस स्थान मतलब दरभंगा के गांव की संजू हैं और मैं भी दरभंगा के ही गांव की हूँ, तो जो वन, बाग, खेत, तालाब, मछली, चिड़िया, गाय, भैंस, बकरी वो देखती हैं और उकेरती हैं, उन्हीं के साथ उनका बचपन बीता होगा, वो बड़ी हुई होंगी, उन्हीं के साथ हमारा भी बचपन बीता और मैं बड़ी हुई, तो बहुत फेमिलियर लगता है वो सब। और मुझे लगता है कि संजू की दृष्टि उसी वक्त चित्र साहित्य पर पड़ गई और संजू दास ने आज की स्त्रियों की तरह पहले तो अपने देखे हुए और वो उनका रंग, उनकी कूची और उनकी आकृति
बिल्कुल मिथिला वाली है, लेकिन वो समकालीन कलाकार हैं। क्यों? मिथिला वाली में मैं विशेषता एक ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मिथिला चित्रकार हो, मैं मिथिला की चित्रकारिता करती हो, उसमें सबसे सबसे मुख्य और प्रोमिनेंट होती हैं आँखें, और वो स्त्री के संदर्भ में होती हैं, क्योंकि स्त्री का हर कुछ आप ढक सकते हैं, उनकी आँखों को नहीं ढक सकते। वो अपनी खुली बिल्कुल। हुई आँखों से दुनिया को देखती रहती है, समझती है, पहचानती है। तो मिथिला चित्रकला में विशेषता है आँखें, मेरी समझ से। क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ, मैं कला के विषय कुछ नहीं जानती हूँ, सिर्फ अच्छा लगता है देखना। मगर साहित्यकार की दृष्टि से मैं कहना चाहती हूँ कि कर्णचुंबी आँखें मिथिला के चित्रकारों की विशेषता है। हमारी जितने चित्रकार हमारी अग्रजा रह चुकी हैं पहले, उन सब की आज भी है। यही विशेषता संजू में भी है। वो कोई भी चित्र बनाती है तो उसकी आँखें बिल्कुल मिथिला चित्रकला की चुगली खाती है। तो संजू ने जो भूमिका बदली है, फिर भी उनमें मिथिला चित्रकला की विशेषता बरकरार है। और जिन स्त्रियों ने अक्षर के स्थान पर ऊंची पकड़ी, उन स्त्रियों की वारिस बन के संजू दास आगे बढ़ रही हैं और नई नई समस्याओं की ओर अपनी रुचि को बढ़ा ले जा रही हैं। ये विशेषता उनकी। जी, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने मैम। और मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब आपने दे दिया कि मिथिला के साहित्य से संजू जी की कलाकृतियाँ कैसे संवाद करते हैं। तो कहीं न नहीं, कहीं सर, इस नहीं क्या है, जी, इसका कहाँ जवाब दिया? साहित्य चूँकि से संवाद। जी, जी, जी। चूँकि आप भी मिथिलांचल से बिलॉन्ग करती हैं और आपके यहाँ के परिवेश और सभ्यता संस्कृति को आपने करीब से जाना है और कहानीकार होते हुए आप किस तरह से संबंध उसको देखती हैं, उनकी कलाकृतियों को और आपके साहित्य में उन उनके परिवेश में ढली उनके परिवेश में रही हुई महिलाएँ कि कैसे देखती हैं आप उनको? देखिए, साहित्य से संवाद करने का विषय वही मैंने कहा ना कि मिथिला बहुत विशाल भूखंड है। उसका खास जी, करके जो विशेष इलाका है, उसी इलाके की मैं भी हूँ जहाँ की वो। तो हम लोग का सचमुच में सब कुछ इलाका विस्तृत है। तो सोच विचार और लोकेल एक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा और उनमें क्या साहित्य के साथ क्या उसका नाता हो सकता है। तो जैसे बिल्कुल। इनकी जो शुरुआत हुई है कलाकारिता की, उस शुरुआत में आप देखिएगा कि खेत है, बाग है, बगीचा है। और आपने जो फोटोग्राफी देखी है, जो एक छोटा सा वीडियो का क्लिपिंग था, उस फोटोग्राफी में जो है वही उनके चित्र में आगे आके है। और वही अगर मेरी कोई भी कहानी आप पढ़ेंगी तो आपको वही बगीचा मिलेगा, वैसा ही खेत मिलेगा, उसी तरह धान की झुकी हुई बालियां मिलेंगी, उसी तरह बकरी का बच्चा भागता हुआ मिलेगा और उसके पीछे दूसरा बच्चा दौड़ता हुआ मिलेगा। और कोई स्त्री मिलेगी जो काम कर रही है, फिर स्त्री मिलेगी जो अपनी बेटी और बेटा को समेट रही है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने भी साहित्य में लिखी हैं, क्योंकि मैं लोगों को जी, बताना चाहती हूँ, कहीं के भी लोगों को, कि मिथिला के जीवन की पद्धति ये है। और ये भी चित्र के द्वारा कहीं के भी लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि मिथिला की जीवन शैली ये है। तो हम दोनों का समझिए कि यहाँ तो बिल्कुल एक में एक हो जाता है। जो मैं सोचती हूँ वही वो सोचती हैं। ये सारी चीज़ें हमसे मेल खाती हैं। ये हमको विशेष रूप से ऐसा लग रहा है। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो कभी बात होगी तो अब कहेंगे कि जी, मिथिला का चटक रंग जो है, मिथिला का वातावरण बालू के कारण, जल के कारण धूसर है, लेकिन हरियाली के कारण, हरियाली कभी कमी नहीं होती है, हरियाली के कारण। और फसल जब पानी चला जाता है हमारे यहाँ से, तो फसल फूट के निकलता है। तो वहाँ पर जो सरसों का चटक रंग है, तीसी का रंग है, मटर का रंग है, इन सब के, मटर के फूलों का,
ये आप अगर उस वक्त जाइएगा जिस समय ये सारे खिले हुए होते हैं, तो सतरंगी आभा है, वो सारी सतरंगी आभा इनके शुरुआत नाम से जो चित्र है, उस चित्र की थी में मैंने देखा कि वो सभी मटर तीसी वगैरह। हाँ, ये देखिए, ये तो है। ये चित्र तो और बहुत सुंदर मुझे लगा, मुझे ये इसीलिए बहुत सुंदर लगा। हाँ, ये देखिए सतरंगी आभा वाली चित्र है। मगर वो बिल्कुल जो गुजरा वाला चित्र है वो ये कि हम मिथिला के उस स्थान पर, या ये गुजरावाल बंध के रह रहे हैं, बंधे हुए हैं। वो अब बंदी नहीं है या हम भी नहीं है, मगर एक मुक्ति की छटपटाहट होती है जो बाढ़ में घिरे हुए हम ही लोग जानते हैं, हम मिथिला वाले जानते हैं। जब नदियां चारों तरफ से बागमती कोसी बढ़ जाती हैं, उस वक्त कैसे हम लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और स्त्रियों की दुर्दशा और दशा कैसी हो जाती है। तो उसकी उड़ान मेरी कल्पना में आ रही है। दूसरा, इसमें अब आधुनिक स्त्री के हिसाब से तुम लोग सोच सकती हो कि लड़कियां पिंजरे में बंद हैं जिनकी एक उड़ान होनी चाहिए। बाहर भी कुछ लड़कियां उड़ रही हैं, चिड़ियाएं उड़ रही हैं, तो वो उड़ा, ऐसा भी हो सकता है। ये दो तरह की भावनाएं आ सकती हैं। और ये जो चित्र है, ये पूरे मिथिला को उकेरता है, और इतना खूबसूरत ये उकेरता है कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर हर प्रकार की पक्षी है। ये मिथिला का सबसे बड़ा, बहुत ही खूबसूरत चित्र का ये तरीका है। इसलिए मैं संजू इस कला का, जो उसकी शुरुआती कला, उसकी बहुत ज़्यादा फैन हो गई, मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हैं। उनके बहुत चित्र देखे, लेकिन अभी जो चित्र देखे 3-4, इस ये शुरुआती वाला, वो हमको बहुत ही आकर्षित किया। और मुझे लगा कि इसका टेक ऑफ इतना बढ़िया था, शानदार, कि उनके मित्र, उनके पति ने गुरु बन के उनको तराशने का और तराशे जाने का मौका दिया। चलो और आगे बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, आपको पता ही होगा शायद कि मुझे भी सौभाग्य है मिथिला को जानने समझने का। मैं भी मिथिला की बहू हूँ, और आप आपने जो भी बातें कही मैं संबंध रखती हूँ, तो ये सच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा। जी, मेरा अगला सवाल होगा मैम आपसे कि बिहार की कला परिदृश्य में संजू जी की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? देख रही हूँ, देखो, चाहे जितना भी कोई देश और विदेश होके आए, लेकिन सचमुच में जहाँ स्थायी रूप से रहता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जी सौभाग्य का विषय है कि भारत हमारा जो देश है, उस देश की राजधानी, जो कि हर प्रकार की राजधानी है, वहाँ संजू रहती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य बिल्कुल है। वो ऐसा सौभाग्य है कि वहाँ पर वो देश विदेश की कला, वीथिका में जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी भी कलाएं वो देखती होंगी, और कई कई सेमिनार में जाती होंगी। तो जिसको उसकी वो ग्रहण करने की, जिसके अंदर भावना है और जो औकात है ग्रहण करने की, वो उसको उसको ग्रहण करेगा। इसके साथ साथ जो विसंगति है, हम जिस उस दिल्ली जैसे स्थान की जो विसंगति है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक राजधानी है जो सदा सदा लूटी जाती रही, आज ही नहीं। वो अगर तुम पौराणिक समय में देखो, तो हस्तिनापुर के समय में भी वही हाल था कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी। जी अगर कोई युद्ध होता है, तो युद्ध में स्त्रियां ही बलि चढ़ती हैं, स्त्रियों के ऊपर ही सारे युद्ध होते हैं। युद्ध में लगता है किसी स्त्री को जीत लिया, उसको अपमानित कर दिया, तो अरे अपमानित तुम स्त्री को कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा टारगेट रहता है सामने वाला व्यक्ति, और होती है हम्म। बिला वजह स्त्री। तो स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है, वो जैसे ही राजधानी दिल्ली में बहुत सारे उसको अवसर मिलते हैं, उसी तरह राजधानी दिल्ली में अपमानजनक व्यवहार का जो कलाकार है, जो साहित्यकार है, वो एक बिंदु पर नहीं सोचेगा,
वो उसके चारों तरफ गोल 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 घूम के सोचेगा, बहुत दूर तक जाएगा। और दूर तक गई हुई कलाकार ने ऐसा जरूर सोचा होगा कि उस समय से लेके दुर्गा देवी के समय से लेके आज के समय तक, द्रौपदी के समय से लेके मोहम्मद शाह अब्दाली तक, और उसके बाद अभी अभी आज कल तक निर्भया कांड तक स्त्रियों की क्या स्थिति है। तो स्त्रियों की जो वो वैसी स्थिति है, उस स्थिति की ओर भी संजू दास जो एक ग्रामीण कला से उठ के ग्लोबल की ओर बढ़ रही हैं, तो उनके दिमाग में और उनके खुले विचारों में स्त्रियों की वो माने भावना आती है। स्त्रियों पर जो अत्याचार होता है वो आती है, लेकिन उस अत्याचार के साथ सिर्फ दिखा के छोड़ने वाली ये नहीं दिख रही हैं मुझे। इनके जो चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, आगे जाके हम देख रहे हैं कि उसका प्रतिकार उन्होंने आधुनिक तरीके से उसी रूप से किया है जैसा विश्व के पटल पर किसी बड़ी चित्रकार ने किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच। दास की इस कला को मैं विश्व के पटल की बड़ी चित्रकार से तुलनीय मानती हूँ, और यदि उसको और गहराई से और गंभीरता से आगे बढ़ाएंगी तो संजू दास आज मिथिला से राष्ट्रीय हुई हैं और कल अंतर्राष्ट्रीय होने से उनको कोई नहीं रोक सकेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मैं यही इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी कला का विकास और उनका जो टेक ऑफ जिसको कहते हैं वो बहुत ही एकदम सटीक और सीधा है। हो सकता है कल वो अपने गुरु को पीछे छोड़ दे और आगे निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरह से दिया। मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों के भी सवाल होंगे तो आप तक मैं पहुँचा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मानवर्धन कंठ जी के साथ। और सर आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहूँगी, और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो पहला सवाल आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके विचार से संजू दास जी की कलाकृतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? इनकी कलाकृतियों में आप ऐसी कौन सी विशेषता देखते हैं जो इनको अन्य से अलग रखते हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। और सबसे पहले तो मैं पद्मश्री उषा की उपस्थिति को कृतज्ञ प्रणाम करना चाहता हूं, और प्रोफेसर राखी कुमारी जी को प्रणाम करना चाहता हूं। साथ ही इस आयोजक संजय जी और तमाम टीम के सभी सदस्यों का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत प्रसन्न इसलिए भी हूं कि आज से करीब 5-6 साल पहले, शायद उससे भी ज़्यादा हो गया, मैंने संजू दास जी से, रविंद्र दास जी से, कलाकार जी से आग्रह किया था कि इस तरह की परिचर्चा होनी चाहिए जिसमें हम संजू दास जी की जो कलाकृतियां हैं उस पर सार्थक परिचर्चा करें। और आज जाकर के वो मूर्त रूप में दर्शकों के सामने आ रहा है, इस वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि संजू दास जी की कलाकृति के बारे में, तो कलाकृतियाँ तो किसी की भी हों, वो एक अलग पहचान लेती हुई होती हैं। और जहाँ तक बात है संजू दास जी की कलाकृतियों का, तो कुछ तत्व जो है, मूल तत्व जो मुझे दिखती हैं, उनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। आप संजू दास की कोई भी पेंटिंग ले लें, उसमें आपको टुगेदरनेस जिसको कहते हैं, सामूहिकता, सामाजिकता, ग्रामीण परिवेश, स्त्री पुरुष के बीच का अटूट संबंध, ये तमाम चीज़ें आपको कॉमनली मिल जाएंगी। और ये उनको दूसरे आर्टिस्ट से अलग खड़ा करता है। मैं मानता हूँ हर आर्टिस्ट की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग स्टाइल होता है। उसी तरह से संजू दास की पेंटिंग को आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये संजू दास की पेंटिंग है। तो ये एक मौलिकता जो बड़ी चीज़ है। हालांकि मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, न चित्र
चित्रकला से प्रेम अवश्य है, लेकिन चित्रकला का बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है। उसके बारे में रूबी जी बताएंगी, चूँकि वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन जैसे ये जो एक पेंटिंग आपको दिख रही है, जिसमें एक धुरी को केंद्र में रखते हुए स्त्री पुरुष अपने आनंद को एंजॉय कर रहे हैं, और जी उसमें जो ख़ास बात है, मेरे घर आप आएंगी तो ये पेंटिंग आपको दिख जाएगी। ख़ास बात ये है, आप अगर गौर करें तो जी दोनों स्त्री और पुरुष आनंद के भाव को अपने अपने तरह से व्यक्त करते हुए भी धुरी यानी न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, वो केंद्र में हो करके केंद्रित हैं। यही हर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आप केंद्रित होते हैं, दो फोर्सेस होते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी विज्ञान पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैं उसको विज्ञान की दृष्टि से अगर देखूं तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपको केंद्र की तरफ ले जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये भी इंगित करता है कि बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहना चाहिए, जड़ से जुड़ा हुआ आपको होना चाहिए। चाहे तमाम तरह की अभिव्यक्ति करें, लेकिन जो जड़ से जुड़ाव है वो आपको कहीं न कहीं से दिखेगा। और शायद यही वजह है कि उनकी तमाम पेंटिंग में आपको ग्रामीण परिवेश, सामाजिक सरोकार, सामूहिकता, स्त्री पुरुष के बीच का अटूट संबंध, ये तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये उनकी कलाकृतियों को ख़ास बनाती हैं। दूसरी बात कि वो कहीं न कहीं से एक ऐसी यात्रा में हैं अभी, और यात्रा आगे चल ही रही है, जो सबके लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। जिस जगह से वो जी आती हैं और जिस तरह से उन्होंने यात्रा की है, और इसमें उनके जो पतिदेव हैं कहें, गुरुदेव कहें, साथी कहें, जैसा उन्होंने अपने शब्दों में ही कहा फ़िल्मों के माध्यम से, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, उनके प्रयास को भी, उनके सहयोग को भी नमन करना चाहता हूँ। बिल्कुल तो सहमत। इस तरह से ये मुझे एक पहली बात कि उनकी मौलिकता जो है जो औरों से अलग करता है। जैसे हमारे आवाज़ की दुनिया से मैं हूँ आजकल, वहाँ पे किसी की आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं कही जाती। ये माना जाता है कि आवाज़ किसकी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं आप। जैसे कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अच्छा ये बोल रहे हैं। वो बड़ी बात होती है, वो अनूठी बात होती है। वही इनकी पेंटिंग में भी है कि आप एक बार ठहर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये संजू दास की पेंटिंग है। जी, आवाज़। बिल्कुल, एक सिग्नेचर आइडेंटिफाइड पर्सन, जी, आइडेंटिफाइड आर्टिस्ट। जी, बिल्कुल जी। इनमें बात है। सर, ये दूसरा सवाल मेरा होगा आपसे कि आप एक जाने-माने और सधे पत्रकार हैं, और एक पत्रकार के रूप में या पत्रकारिता के नज़रिए से आप इनकी कला में क्या विशेष देखते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी को याद करना चाहूँगा। उन्होंने एक बार एक बात कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं रेखांकित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि चित्रकला जो है वो मौन कला है। उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मौन कला है। आमतौर पर आप अगर गौर करके देखें कि कला की तमाम विधाओं में कहीं न कहीं से कोई न कोई भाषा ज्ञान होना आवश्यक होता है, रिदम का ज्ञान आवश्यक होता है, आवाज़ होती है। इसमें भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये मौन जी, कला है। और ये मौन कला होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा अंदर तक उतरता है। उसकी वजह है, आमतौर पर जब मैं अन्य कलाओं की बात कर रहा था, तो सभी कलाओं में आरंभ, विस्तार और अंत, 3 अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं। इसमें भी है, आरंभ है, विस्तार भी है और अंत भी है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जैसे अन्य कलाओं को जब हम देखें, तो जैसे अगर म्यूज़िक से मेरा संबंध रहा है, तो वहाँ आलाप है, भूमिका है, संचारी है, गति है, स्थाई है, अंतरा है, झाला है, उपसंहार है, तमाम तरह का अस्तित्व आपको मिलेगा। और उसी क्रम में उसके सुनने वाले श्रोता हों या दर्शक हों, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन चित्रकला में ये ख़ास बात है कि इसका आरंभ कहाँ से होगा, यानी प्रवेश कहाँ से होगा, और इसका उपसंहार कहाँ से होगा। ये आज़ादी होती है जो चित्रकला का आनंद ले रहा होता है, उसको ये आज़ादी होती है।
उसको कोई भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जैसे आदरणीय उषा किरण खान जी ने कहा कि कोई एक समय था जब लिखना भूल गई महिलाओं की स्त्रियां, तो प्रकृति को या अस्तित्व को या सृष्टि को लिखने का एक जो जरिया बनाई वो यही चित्रकला ही थी, जिसको मधुबनी आर्ट कहते हैं या मिथिला आर्ट हम लोग कहते हैं। तो जो एक पत्रकार के नाते मैं देखता हूं कि जो सामाजिक सरोकार है उससे बहुत ज्यादा करीब पाता हूं। तमाम तरह के सरोकार को उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से, अपनी चित्रकला के माध्यम से व्याख्यायित किया है संजू दास जी ने। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको कि जैसे गांव से जैसे हम लोग कट से गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से सीधा संबंध अब रहा भी नहीं। हालांकि हम लोगों का कोई भी बाहर भी रहते हुए कोई भी अगर आयोजन होता है तो गांव जाना आना रहता है, लेकिन उन्होंने जिंदा रखा हुआ गांव को। अब गांव की हरियाली, जैसे उषा किरण खान जी के शब्दों को लूं मैं, तो हरियाली जो है वो उनकी बरकरार है। और जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि मिथिला की चाहे कुछ भी चीज हट जाए, हरियाली कभी नहीं हटती। तो मैं मानता हूं कि ये हरियाली इनकी जो पेंटिंग है, इनकी चित्रकारिता में है, वो हमेशा से बरकरार रहती है। एक बात। दूसरी बात कि कई बार मैंने देखा है, मैं बहुत करीब से जब देखता हूं तो कई तरह की समस्याओं को आप देख सकती हैं जिसको इन्होंने पेंटिंग के माध्यम से उजागर किया है। जैसे अगर आप एक पेंटिंग, पता नहीं आपके कलेक्शन में है या नहीं है यहाँ पर, उसमें इन्होंने एक चित्र को इस तरह से व्याख्यायित किया है कि एक पति पत्नी है अपना बच्चा साथ में लेकर के, और वो विदेश को जा रहा है, या विदेश मतलब अपने अंचल को त्याग के जा रहा है। पोस्टर को दिखाएं। हाँ, अंचल को त्याग के जा रहा है। लेकिन उसमें आपको देखेंगे कि दो चीजें हैं। एक, जो मैंने कहा कि विस्तार, उस व्यक्ति का, उस परिवार का एक विस्तार हो रहा है, लेकिन वो केंद्रित है अपने गांव को याद रखना चाहता है। गांव छोड़ रहा है तो जो अभिव्यक्ति उसके मन में आ रही है, जिस एलिमेंट्स को, गांव के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे मवेशी है, चाहे वहाँ की हरियाली है, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, लोग बाग हैं, पूरी संस्कृति है, पूरा विस्तार है, उसको अपने जीवन में रखे हुए, और इन तमाम भावों को उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से एक अभिव्यक्ति दी है। जी, तो इस लिहाज से मैं मानता हूं कि यहाँ एक चीज मैं अवश्य जोड़ना चाहूंगा, जिसकी मुझे काफी कई बार मैंने चर्चा भी की है संजू दास जी से भी और रविंद्र जी से भी, कि हो क्या गया है कि ये आर्टिस्ट को महान आर्टिस्ट बनाना, ये कहीं ना कहीं से मीडिया की बात आपने की, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि महान कौन बनाता है? महान मीडिया बनाता है, या अगर महान नहीं बन पाया कोई आर्टिस्ट तो उसमें भी मीडिया का ही रोल होता है। और ये खासतौर पर मैं अगर थोड़ी बेबाकी से कहूँ तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला जो कलाकृतियों को की जो अभिव्यक्ति है, कला समीक्षा है। हालांकि रंगरभस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने, इस मंच ने उस चीज़ को पकड़ा जिस चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ, कि अंग्रेजी दान लोगों ने क्या किया कि कुछ चित्रकारों को चुन करके उससे लोगों तक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल को के रूप में प्रस्तुत करके, और उसका महिमा मंडन इतना ज़्यादा कर दिया कि उसकी पेंटिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। पेंटिंग हर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हर कलाकृति अपने आप में एक अनूठी रचना है, लेकिन उसको किस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं पूरे समाज में, ये मीडिया का दायित्व होता है। और इस मामले में अंग्रेजी के पत्रकार या अंग्रेजी के कला समीक्षक खासतौर पर इस मामले में बहुत अद्भुत रहे कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ के और उसको व्याख्यायित किया, महिमा मंडित किया, जिनसे जहाँ पैसा इन्वॉल्व था। क्योंकि ये जहाँ बाजार आ जाता है तो फिर अलग तरह से उसका एक अलग डायनेमिक्स है, उसकी अलग एक इकोनॉमिक्स है। लेकिन हाँ, देर से ही सही हम लोगों ने इस बात को समझा है, और आज उषा किरण खान जैसी शख्सियत इस पर बोल रही हैं, आज राखी कुमारी जैसी शख्सियत अगर इस पर बोल रही हैं, और तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अगर इसको समझ रहे हैं, और दूर दूर तक, जैसे उन्होंने कहा कि लोकल से वो नेशनल तो हो गई हैं,
और थोड़े दिनों में वो इंटरनेशनल भी हो जाएंगे। मैं तो मानता हूँ कि आज ही के मंच से वो इंटरनेशनल ऑलरेडी हो गई हैं और बिल्कुल तमाम तरह के इनकी पेंटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पे वैसे ही हैं। तो मैं बहुत जी सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया संजू दास की कलाकृतियों के बारे में कुछ अपने मन के भाव व्यक्त करने का। जी बिल्कुल आभार। सर। सर, जैसे आपने कहा, संजू दास जी की कलाकृतियां सामाजिक और पारिवारिक सामंजस्य की कहानी बयां करती है, जी जिसके केंद्र में एक पुरुष एवं महिला का संबंध बहुत ही हम्म, उन्नत और प्रभावित करने वाली होती है। जी मैं चाहूंगी कि आप इनकी कलाकृतियों में स्त्री और हम्म पुरुष का आपसी सहयोग, हम्म। इसके संबंध में आप कुछ अपने विचार रखें। देखिए आभा जी, अगर आप देखें तो इनका पूरा जीवन ही अपने पति के इर्द गिर्द घूम रहा हो दिखेगा आपको। जी तो जी स्त्री और पुरुष का जो संबंध है उसका एक बहुत बहुत अच्छी वानगी कह सकते हैं। ये कपल जो है ना, सैल्यूटेबल कपल है। दूसरी बात जहाँ आइडियल, तक है, बिल्कुल। हाँ, जी जहाँ तक कलाकृति का सवाल है तो आप देखें कि कहीं न कहीं से आप तमाम पेंटिंग्स को देख लें, संजू दास की तमाम पेंटिंग्स में अगर स्त्री कैरेक्टर है तो पुरुष कैरेक्टर भी है वहां पर मौजूद। बिल्कुल। अगर शक्ति है तो शिव भी है मौजूद वहां पर। ये बड़ी बात है और ये हम सबको एक दृष्टि देता है कि अधूरे हैं। अगर हम चर्चा करें, पुरुष हो या स्त्री हो, एक दूसरे के सहयोग के बिना बिल्कुल अधूरा है। समाज ही है अधूरा, सृष्टि अधूरी है। तो इसलिए उनके पर्सनल जीवन जो कहते हैं, निजी जीवन, उसमें भी पुरुष का उतना ही सहयोग है। बल्कि कहते हैं कि एक किसी पुरुष की सफलता के पीछे कोई कोई स्त्री का हाथ रहा है। मैं तो यहाँ देखता हूँ कि इस स्त्री चित्रकार के पीछे एक पुरुष चित्रकार का दमदार हाथ रहा है और ये अपने आप में एक बहुत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है इन दोनों ने। तो स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध को, अटूट संबंध को, तमाम तरह की इनकी पेंटिंग्स आप देख लें, उसमें आपको बहुत दमदार मौजूदगी आपको दिखाई देगी। आभा जी, लगता है आभा जी आपका कनेक्शन टूट गया है। आप मानवर्धन जी कंटिन्यू रहिए। हाँ, तो मैं जब स्त्री और पुरुष की चर्चा होती है, थोड़ा सा जो ये एक पेंटिंग आपको दिखाई देगा अभी, ये इस पेंटिंग के बारे में जो भी आपका है कहना, अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि गांव तो इनके हृदय में बसता है। इस पूरी पेंटिंग में आपको पूरा ग्रामीण अंचल की जो भी विशेषताएं हैं सब कुछ आपको नजर आएंगी। और ये जो ठहराव है, इस पेंटिंग में जो ठहराव है, एक स्त्री में जो गांभीर्य होता है, उस गांभीर्य को देखकर जो आनंद आता है, और साथ साथ एक चीज आप अनुभव करेंगे इस पेंटिंग को, जिस पेंटिंग को आप दिखा रहे थे, उस पेंटिंग में एक बहुत अनूठी बात मुझे ये दिख रही है कि आमतौर पर शिव का त्रिनेत्र होता है, जो भ्रू मध्य कहते हैं, दोनों भवों के बीच का अंश जो कहते हैं, जहां से काली बाहर आई थी, उसमें आमतौर पर पुरुष जो शिव तत्व है, उसमें ये त्रिनेत्र की परिकल्पना हुई है। आप इस पेंटिंग की खास बात देखिए कि महिला के मस्तक पर दोनों भ्रुवों के बीच में जो आकृति आपको नजर आ रही है, और ये आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताती है कि फिजिकल एनाटॉमी या बायोलॉजिकल एनाटॉमी बेशक स्त्री और पुरुष को अलग अलग हिस्सों में बांट दे, लेकिन संजू दास जी जैसी चित्रकार इस एनाटॉमी को भी आगे बढ़ करके सोचती है। ये बड़ी बात है। जी सर। संजय सर, आप कलाकार नहीं हो करके भी आपको कला का ज्ञान बहुत है। ये थैंक आपने यू। बहुत माइन्यूटली स्टडी मैं किया है। प्रेम करता हूँ कला से। जी 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 धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राखी कुमारी जी के समक्ष आना चाहूंगी सवालों को लेकर के। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राखी आभा जी। जी जी राखी जी, आप स्वयं एक ख्यातिलब्ध कलाकार हैं और कला के प्रोफेसर के रूप में
आप शिक्षण संस्थान में भी अपना योगदान दे रही हैं। एक कलाकार दूसरे कलाकार की कृतियों को भली-भांति परख सकता है, मेरे विचार से। तो राखी जी, संजू दास जी की कलाकृतियों में तकनीकी रूप से आपके विचार से इनके काम में आप क्या विशेषता देखती हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार और प्रश्न क्लियर नहीं आ रहा है। जी जी जी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आप खुद एक ख्यातिलब्ध कलाकार हैं राखी जी, और एक कलाकार के रूप में उनकी कलाकृतियों में आप तकनीकी रूप से क्या विशेषता देखते हैं? शायद कनेक्शन स्लो है। जब तक कनेक्शन सही होता है तब तक मैं चाहती हूँ स्लाइड शो दिखला दें दर्शकों के बीच में। अगर दर्शकों की तरफ से भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करें। इस विशेष चित्र में मैं चाहूंगी कि उषा किरण खान मैम अपना कुछ व्यू इसमें दें कि साहित्य के दृष्टिकोण से ये क्या परिलक्षित करती हैं। मैम आपका म्यूट है। हाँ, जी अब है। जी जी ये इसमें इसका कैप्शन है लिखा हुआ, स्त्री मात्र एक मात्र शरीर। एक शरीर। जी तो यही है कि स्त्री को किसकी नज़र से, इस दुनिया में दो जाति हैं और दो ही वर्ग है, एक वर्ग स्त्री है, दूसरा पुरुष है। जैसे कोई भी कहता है, या साहित्यकार कलाकार जितने तरह के हैं सब ये बात कहते हैं, और बड़े बड़े विद्वान विचारक ऋषि मुनि भी कहते रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दो इकाई होगी तभी प्रकृति आगे बढ़ेगी। बिल्कुल तो एक तरफ तो दोनों प्रकृति और पुरुष को इकाई के रूप में सोचा गया, कल्पना की गई या देखा भी गया, वो है ही। जी लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे जैसे विकास के पथ पर चढ़ते गए, वैसे वैसे हमारे अंदर इस तरह की भावना जड़ीभूत होती गई कि स्त्री को एक शरीर के रूप में ही देखा जाने लगा, और स्त्री का मन होता है, स्त्री की उपयोगिता सिर्फ बच्चा पैदा करने की या शारीरिक संतुष्टि देने की नहीं होती है, ये भूल गया पुरुष जो जी होता है। ये जो है कि स्त्री मात्र एक शरीर है, ये भावना पुरुष की ही है और किसी और की तो हो नहीं सकती है। और ये भावना इतनी अधिक बलवती हो गई है आधुनिक काल में विशेष रूप। हालांकि जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने युद्ध हुए हैं छोटे या बड़े, उसमें स्त्री जरूर बीच में रहती है। ऐसा नहीं कि स्त्री के कारण होता है, लेकिन स्त्री बीच में रहती है। हारी हुई स्त्री की अलग भूमिका होती है, जीती हुई की अलग हो जाती है। ये सब होते हुए भी अब आधुनिक समय में जब हम लोग कुछ भी जानने को बाकी नहीं है, हम एनाटॉमी भी जानते हैं, और हम अगर किसी एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो दूसरे का भी नहीं रहेगा, ये भी जानते बिल्कुल हैं। फिर भी जी आधुनिक पुरुष जो है वो भी स्त्री की भूमिका को इतना छोटा करके, इतना सीमित करके देखता है कि सिर्फ शरीर ही दिखाई देता है, उसके बिल्कुल बिल्कुल सत्य। दिल और दिमाग की चर्चा नहीं। इसीलिए स्त्री को शरीर के रूप में और चित्र में यही इंगित किया गया है कि या तो वो न्यूड स्त्री हो, या तो वो सिर से पैर तक ढकी हुई स्त्री हो, या वो एक आधुनिक वस्त्र से सजी हुई स्त्री हो। कुछ नहीं, एक दृष्टि है जो उसे मात्र शरीर समझती है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं इस बीच चाहूंगी कि जिस कलाकार के ऊपर हम ये जो परिचर्चा हम कर रहे हैं, एक बार उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए तो ये परिचर्चा थोड़ी सफल हो जाएगी, मुझे लगता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल संजू आना ही दास चाहिए। जी संजू दास बोलना ही जी जब तक चाहिए। राखी जी को जोड़ने का एक बार प्रयास किया जाए, शायद उनका कनेक्शन स्लो है, क्योंकि उनके भी विचार बहुत जरूरी हैं इस पे एज अ कलाकार। जी शायद जुड़ रही हैं वो। राखी जी जुड़ गई। जी राखी जी, आवाज आ रही है आपको? नेट का प्रॉब्लम। राखी जी को नेट का समस्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके साथ। बहुत बहुत हार्दिक प्रसन्नता के साथ संजू जी आप लोगों को बता दूं कि वो महान कलाकार और उनके पतिदेव जो खुद महान कलाकार हैं हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और ये परिचर्चा सार्थक बनाने के लिए संजू दास जी और रविंद्र दास सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना म्यूट कर लें, मैम अपना अनम्यूट कर लें। जी सबसे पहले तो मैं उषा जी को, मानवर्धन जी को, राखी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे ऊपर इतना आप लोग इतने अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए, तो मैं तो आज धन्य हो गई हूँ। भाग्यशाली हैं जो आप पर कुछ दो शब्द ये सोशल मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। मेरी आवाज इको आ रही है क्या? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके। राखी जी आप हैं, आप जुड़ी हुई हैं? देखिए आभा जी ने आपने चर्चा की थी कि संजू दास जी के पीछे स्त्री और पुरुष की बात, इवन जो ये टेक्निकल फ्रेम है ये भी इन दोनों को जुदा नहीं कर पाया। बिल्कुल इसमें भी दोनों एक ही हैं। और हमेशा ऐसे ही हम लोग देखना चाहते हैं कि आपका यही जो खूबसूरती। जी बिल्कुल ये खूबसूरत प्रवाह बना रहे और हम लोगों को आपके चित्रों में भी और आपके जीवन में भी यही रूप हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो राखी की जुड़ी, मुझे लगता है नेट की गड़बड़ी। नेट की गड़बड़ी है। संजू जी आप 2 मिनट अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अगर आपका ये सफर अगर दर्शकों के सामने आपके मुख से ही अगर आ जाए तो बहुत ही सही हो जाए। तो प्लीज अपना संक्षिप्त परिचय दे दें, कला की शुरुआत और आप जिससे प्रभावित हुई हैं। एक बार रविंद्र दास सर को भी मैं बोलूंगी कि आपने जो ये कला संस्कार फलता फूलता देखा है, आप प्लीज 2 शब्द कहें तो बहुत ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आपको। जी आप लीड लगाइए कलाकार जी, संजू जी लीड लगाइए। लीड लगाइए। हाँ यहीं से खत्म है नहीं। सही है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी। बिल्कुल आ रही है, आप बोले। मेरा नाम है संजू दास और जी। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, ये आप लोग जानते ही हैं। मेरे गांव का नाम कमरौली है जो दरभंगा जिले में पड़ता है। मैम आपकी कला कब से शुरू हुई? आप किससे प्रभावित थी या आपका इंस्टिंक्ट था ऐसा? ये दर्शकों के मन में होगी जिज्ञासा, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर दें।
जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो बिहार की सभी बेटियां कलाकार होती हैं, तो खासकर मिथिला में हर घर में बेटी कलाकार होती है। अपनी माँ से, दादी नानी इन्हीं लोगों से सीख के पलती बढ़ती हैं। तो मेरा भी यही रहा है। मैं बचपन में अपनी माँ को देखती थी, जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह में हाथी जनक डाला बनाया जाता है, तो मेरी माँ बनाती रहती थी, मैं बैठ के उसको देखती रहती थी जो कैसे बनाती है। तो मैं अपनी पहली शिक्षा तो मैं अपनी माँ से ही ली हूँ, और उन्हीं की अल्पना वगैरह बनाती थी तो मैं देख के बनाती थी, करती थी। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, साफ है। जी तो कंटिन्यू। वहीं से मेरी कला यात्रा शुरू हुई थी। और अपने आंगन में तो जो अल्पना वगैरह बनाती थी, करती थी, तो दूसरे आंगन से जब मुझे बुलावा आता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, जो मैं इस योग हूँ जो अपने आंगन में तो करती हूँ, दूसरे के भी आंगन में जाके मैं बनाती हूँ, करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यही सब करते करते मैं पली बढ़ी, आगे बढ़ी। फिर शादी भी मेरी। मैम एक जी क्वेश्चन जी करना चाहूंगी, जो आप बस आप आ ही रही थी उस पॉइंट पे, कि ये जी जी संयोगवश था या ऐसा प्लान्ड था कि आपकी शादी एक बहुत बड़े महान कलाकार से हुई? जी जी नहीं, जी। ऐसा प्लान में कुछ नहीं था, संयोग ही था ऐसा, जो मुझे ओके। आधुनिक कलाकार से शादी हुई। उस टाइम में तो मुझे ये भी नहीं बिल्कुल पता था। प्लान्ड था, बिल्कुल प्लान्ड था, लेकिन ऊपर वाले की वो प्लानिंग ऊपर थी। वाले का प्लान था। हाँ, ऊपर वाले की प्लान था, सही बात है। जी। क्योंकि जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ लोग मुझे कहते थे, क्या तुम्हारी लव मैरिज हुई है? तो मुझे लगता था जो ये लव मैरिज इतना बड़ा है, इस हुए जो आदमी को लव मैरिज, हम दोनों का इतना प्रेम था, जो लोगों को ये नहीं लगता था जो अरेंज मैरिज हुई है इन लोगों की। यू आर एन आइडियल कपल, बिल्कुल। तो अब शादी की बात हुई है तो मैं रविंद्रनाथ सर से समक्ष आना चाहूंगी कि सर, जैसे कला का बीज, जैसे होता है ना, कला का बीज था पहले ही जो रोपा गया था, आपने कैसे उसको विकसित किया? क्योंकि वो जो इंस्टिंक्ट था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई। दरअसल मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, कोशिश बिल्कुल बहुत खुशी। जी जी, आपको बहुत दरअसल ये अंतर्मन की खुशी होती होगी कि बिल्कुल आप बिल्कुल दोनों एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ड्राइंग वगैरह तो ये बनाती थी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मिथिला की हर बेटी बना लेती है, कलाकार तो होती ही हैं। तो मेरी इच्छा थी कि ये भी आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले। इन्होंने टेस्ट भी दिया, लेकिन उस समय नहीं हो पाया, किसी कारण से टेस्ट में नहीं आ पाई। तो मुझे लगा कि बहुत दुखी हुई है, इसका टेस्ट में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं इसको कोशिश करता हूँ। बाकी जो ज्ञान मैंने 5 साल लिया है आर्ट्स कॉलेज में, वो चीज मैं सिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अगर ये चाहती है सीखना तो क्यों ना सिखाया जाए, क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। और मैंने देखा कि आर्ट्स कॉलेज से बहुत सी महिला कलाकार 5 साल का डिग्री कर लेती हैं, उसके बाद भी फील्ड में काम नहीं करती हैं। मैंने कहा सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी, सबसे जरूरी है लगातार काम करना। तो आप इसको अगर प्रण करते हो कि मैं काम करूंगा, तभी मैं सिखाऊंगा। मैं इस बीच में राखी जी से पुनः सवाल हाँ करने की कोशिश करूंगी। वो बहुत जी व्यस्त हैं और अपना नहीं यस बहुत विशेष समय दे रही हैं, और जी तो मैं नहीं नहीं एक दो सवाल करना चाहूंगी। बिल्कुल, आप जुड़ी हैं अभी। तकरीर अ, जो तकनीकी रूप से मैंने आपसे प्रश्न किया था, आप तकनीकी रूप से आप क्या विशेष पाती हैं एक कलाकार सब के रूप में? सबसे जी। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि उसी वक्त मेरा खत्म हो गया कोई और नहीं, कनेक्ट करने में होता समय है लगा। ऐसा, कोई बात हाँ, नहीं। जी जी। और संजू जी का जो कार्य है वो तो मिथिला और आधुनिक से प्रभावित है। इसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि क्योंकि संजू जी का बचपन आपका मिथिला के गांव में बीता। बचपन से उन्होंने माँ को रंगोली बनाते हुए देखी, फिर और उनको अपने गांव में अपने आसपास की महिलाओं को इन्होंने उसमें सहयोग किया और खुद भी इसकी रचना की। फिर शादी होती है इनकी, तो ये इनकी शादी एक आधुनिक कलाकार, एक वरिष्ठ कलाकार रविंद्र दास जी से होती है। तो उसके बाद ये शहर आती हैं, तो इनके जो मानस पटल पे जो एक गांव की जो छवि थी, वो फिर गांव की छवि तो एक थी ही, उसके बाद एक आधुनिक छवि, आधुनिक कला की भी छवि इनके मानस पटल पे छा जाती है।
तो ये गांव और शहर, आधुनिक कला, एक लोक कला और आधुनिक कला दोनों का मिला जुला इनके काम में देखने को मिलता है। गांव का भी है और आधुनिक भी है। जो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो ये कला जो है गांव की जो छवि, आप जब जैसे जैसे इनके काम को आप सीरियली समय के अनुसार आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो शुरू का जो काम है उसमें गांव के जो मोटिव है, मिथिला के जो मोटिव है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे वो मोटिव कम होते चले गए हैं और उसमें शहर का जो शहरीपन उसमें आने लगा है। तो इसको ये भी कहेंगे कि वो पूरी तरह से उनके अंदर जो गांव का जो भोलापन था वो धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें आपका खत्म होते चला गया। तो वो लाइंस भी, वो ड्राइंग भी, वो मोटिव भी उसी तरह से धीरे धीरे शहरी रंग ढंग में वो बदल गई। और अभी आप जो अभी नए वाले काम देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक जो महिला जो है वो ग्रामीण से हट के एक मॉडर्न हो गई है, तो उनके ड्राइंग में भी वो चीज़ दिखता है। और पहले की जो महिलाएं जो थी, जो चित्रण था उसमें आप देखेंगे कि एकदम सीधी सादी गांव की महिलाएं हैं, लेकिन बाद वाली जो है एकदम बोल्ड लेडी के रूप में उभर के सामने आ रही हैं कि वो बाघ के ऊपर भी जा रही है, मतलब सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ये चीज है। और जहाँ तक आप बोलिए आपको कैसा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और उनकी जो कार्य करने की शैली है वो सारी जो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। शायद वो खुद महिला है इसलिए उस चीज को वो ज्यादा अच्छे से समझती हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। मैम एक सवाल और है, जो संजू दास जी के विषय और संयोजन में क्या विशेषता है? इनका विषय जैसा कि मैं बताई कि वो प्रारंभिक जो विषय वही है, गांव से जुड़ा हुआ। क्योंकि वो बचपन से गांव में रही तो जो गांव के आसपास जो गांव का खेत खलियान हुआ ये सब विषय के इर्द गिर्द ही उनका घूमता रहा। लेकिन जैसे जैसे वो शहर में आई, इनका जैसे मिस वर्ल्ड बनने का सपना, मिस पटना या मिस जो भी उसको, मतलब अपने आप वो वहाँ पे वो मिस वर्ल्ड नहीं, वो अपने आप को कला में अपने आप को श्रेष्ठ देखना चाहती हूँ, ऐसा हमको लगता है। या श्रेष्ठ अपनी जगह बनाने इनकी कला ये चाहती हैं कि मेरी कलाकृतियां श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं है कि वो लेडी अगर है तो मिस वर्ल्ड है तो वो अपनी कलाकृतियों को शायद वो सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती हो, ये उनका सपना हो और वो उसको उस तरह से देखती हैं, ऐसा मेरा अपना है। वो विषय का जैसा बोले कि वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आया। जो पहले गांव का एक भोली वाली जो महिला थी वो अब मॉडर्न हो गई है, जो हमको उनके व्यवहार में भी दिखता है, वो बोल्डनेस उनके काम में भी दिखता है, उनके व्यक्तित्व में भी दिखता है। और जहाँ तक रंगों के साथ भी देखें तो आप पाएंगे कि शुरू का जो उनका रंग है वो लाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट ग्रीन है। जो आप जैसा कि उषा मैम भी पहले बोल चुकी हैं कि वहाँ हरियाली है, तो वो बचपन से वो खुला आसमान देखी और हरी हरी खेत खलियान देखी, तो वो सारे कलर उनके उस मतलब ग्रीन और ब्लू के बीच में ही घूमता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो शहर में आई तो वो चीजें कम हो गई, तो ब्लू आप इनका देखेंगे कि वो डार्कनेस में बदलता जा रहा है, वो डार्क ब्लू होता जा रहा है। तो उसका भी, उसके पीछे भी, मतलब ये मेरी अपनी सोच है, पता नहीं संजू जी का क्या है, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि वो डार्कनेस गहराई को दिखलाता है। जो डार्क ब्लू है जो लाइट ब्लू की अपेक्षा गहराई को दिखलाता है। आप देखते होंगे कि समुद्र का जो रंग है, जो कम पानी लाइट ब्लू होता है लेकिन गहराई मतलब डार्क होता है। तो ऐसा हमको लगता है कि वो कला के क्षेत्र में भी वो गहरी उतरते जा रही है, वो चीज उनके रंग से भी वो चीज दिख रहा है। राखी जी, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, जो मैं भी एक कलाकार हूँ और आप भी उपस्थित कला प्रेमियों के बीच में विख्यात कलाकार आप सभी बैठे हैं, कि बिहार की स्त्री कलाकारों के नजरिए से उनकी भूमिका कैसी है? बिहार में जितनी भी महिला कलाकारों की चर्चा होती है उनमें इनको आदर से इनका नाम लिया जाता है। और जैसे कि पहले भी चर्चा होगी कि स्वयं शिक्षित कलाकार है, तो हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कोई जरूरी नहीं है कि हम डिग्री लेने के बाद कलाकार हो। क्योंकि मैं पिछले 2004 से मतलब कला शिक्षक के रूप में हूँ, तो ये मैं बहुत सारे छात्रों को भी इससे गुजरते हुए देखी हूँ कि डिग्री का मतलब आप हो सकता है अगर आपको डिग्री लेते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन कलाकार बनने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास जो देखते हैं और लगातार जो प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपको पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ कि संजू जी बचपन से उस चीज को देखी है, या तो लोक कला के रूप में देखी या तो आधुनिक कला के रूप में, इनके इर्द गिर्द ही वो चीजें रही। सबसे करीब हम शादी से पहले अपने माँ के करीब होते हैं,
माँ को ये काम करते देखी, शादी हुई पति को काम करते हुए देखी, पति के साथ अगर घर से बाहर भी गई तो प्रदर्शनियों में गई, आर्टिस्ट कलाकारों से मिली। तो ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं कि हर चीज हमें बताया ही जाए, बहुत सारी चीजें हम देख कर भी फॉलो करते हैं। जैसे हम अपनी माँ की हर चीजों को माँ हमको हर चीज नहीं बताई, लेकिन माँ का हर स्टाइल हमको आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम बचपन से उस चीज को हम देखते हैं, इसलिए हमारे अंदर आता है। बहुत बार हमारे गुरु का भी छाप हमारे अंदर आता है, क्योंकि हम गुरु को वो काम करते देखते हैं, तो फिर वो चीज हमारे अंदर आ जाता है। तो वो चीज मैं संजू दी को मतलब दी ही मैं बोलती हूँ। तो संजू जी के मैं कामों में आने का यही कारण है कि कोई कला के लिए कोई शिक्षा, कोई आपको 4 साल या 5 साल की डिग्री की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मैं छात्रों को देखी हूँ जो कॉलेज समय में बहुत अच्छे हैं, बाद में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये कला के साथ मैं शिक्षा को नहीं जोड़ती हूँ। शिक्षा, अगर आप कला की शिक्षा लेते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको कला में रहना है तो आपको लगातार मतलब मेन आपका जो आपका दौर शुरू होता है आफ्टर बीएफए और आफ्टर एमएफए। उसके बाद अगर एक कलाकार कंटिन्यू अपने कार्य को करता है तभी वो एक अच्छा कलाकार होगा। अगर आप बीएफए और एमएफए की डिग्री लेने के बाद अगर आप काम को छोड़ देते हैं तो आप एक अच्छे कलाकार नहीं होंगे। इसलिए मैं इसको शिक्षा डिग्री से मैं अलग मानती हूँ। कलाकार एक अलग होता ही है। तो कार्यक्रम अब समापन की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सूक्ष्म जानकारी दी है एज अ शिक्षक, एज अ कलाकार। तो समापन की ओर बढ़ते हैं। जैसा मानवर्धन कंठ सर ने बोला था कि शुरुआत होती है, विस्तार होता है, फिर अंत होता है, लेकिन यहाँ पे अंत नहीं है। ये समापन तो है लेकिन ये शुरुआत है। और संजूदास जी पर आधारित इस परिचर्चा में हमने उनकी कृतियों का गहन अध्ययन किया है। उनके विषयों में जीवन सौंदर्य, संवेदना, जीवन प्रदर्शन नहीं अपितु दर्शन, भव्यता नहीं दिव्यता, स्त्री मूल चरित्र, उनकी मनोभावनाएं, सामाजिक एवं पारिवारिक सौहार्द, प्रेम विरह के विषय एवं आत्मिक सार्वभौमिकता का रूप परिलक्षित होता है। पीढ़ियों के संतुलित विकास क्रम में नई ऊर्जा और उत्साह देने वाली महानतम कलाकारों में संजू दास जी का नाम भी गिना जाएगा। ऐसी कई परिचर्चाएं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समेट न पाएंगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। ये परिचर्चा एक प्रयास मात्र है। उनके अभिनंदन हेतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का शुभ समापन करना होगा। रंग रभस के इस विशेष मंच पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का यह क्रम बढ़ता रहे। आप सभी आदरणीय अतिथियों का कोटिशः आभार और सभी सुधीजनों को मेरा धन्यवाद। प्रणाम।